I am here with the next video of chapter 3 water. So in this video we will discuss the effect of pressure and temperature on solubility of gases in liquid gases. In the previous video we were discussing the solubility of solid in liquid, लेकिन अब हम करेंगे the effect of pressure and temperature on the solubility of gases, because gases, if the solute are in the gaseous state, then they are largely affected by pressure and temperature. So how the effect will be? First, pressure. What is the effect of pressure? आपको पता है ना, गैस ड्यू टू लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस दे आर लार्जली अफेक्टेड बाय प्रेशर. हाईली कंप्रेसिबल होते हैं और प्रेशर का इन पे बहुत असर पड़ता है. गैसेस पे, सॉलिड पे प्रेशर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो अगर आप सॉलिड सॉल्यूट को प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करके डिजॉल्व करो, दे विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय द प्रेशर. उस प्रेशर का कोई असर नहीं होगा. टेम्परेचर का असर होता है. टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिबिलिटी बढ़ती है. स्टीरिंग का असर होता है, मॉलिकुलर साइज का असर होता है, लेकिन प्रेशर का कोई असर नहीं होगा. बट व्हेन द सॉल्यूट इज गैस, yes of course increase in pressure will increase the solubility of gas. okay, तो जब भी आप प्रेशर के साथ किसी गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करोगे, देन ऑफ कोर्स मोर अमाउंट ऑफ गैस विल डिजॉल्व. सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेटेड रिंग्स द सेम मेथड इज अप्लाइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू वाटर अंडर प्रेशर. सिंपली सिर्फ उसको वाटर के कांटेक्ट में नहीं रखते हैं, उसको प्रेशर के साथ वाटर में पास करेंगे, देन ओनली दैट कार्बोनेटेड रिंग्स विल बी फॉर्म्ड विद मोर डिजोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो व्हेनेवर आपने देखा होगा ना, व्हेनेवर यू ओपन द बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, फिज कम्स आउट. वो इतने सारे बबल्स जो बाहर आते हैं, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज व्हेन इट वॉज फिल्ड इन द बॉटल, उसको हाई प्रेशर के साथ गैस को पास किया था वाटर में, सो मोर अमाउंट ऑफ गैस हैज़ बिन डिजॉल्व. So whenever you open the cap of the bottle, that pressure decreases and suddenly that gas, excessive gas which was dissolved before become insoluble. pressure release होने की वजह से solubility कम हो जाती है and that excessive gas comes out suddenly. That's why fizz is seen. Now coming to Henry's law. Henry's law is explaining the effect of pressure in the solubility of gas. So how it can be stated: at a given temperature, the mass of gas dissolved by a fixed volume of a liquid is directly proportional to the pressure on the surface of the liquid. जितना liquid की surface पे pressure ज़्यादा लगेगा, उतना ही mass of gas जो है वो उस given volume of liquid में ज़्यादा dissolve हो जाएगी. So pressure applied will be directly proportional to the mass of the gas dissolved. More the pressure applied, more will be the mass of gas dissolved. Less pressure is applied, less mass of the gas will get dissolved. Next factor is temperature. You have seen the effect of temperature in the solubility of solid. लेकिन गैसेस पर टेम्परेचर का असर उल्टा होता है. इंक्रीज इन टेम्परेचर विल डिक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस. हाउएवर डिक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस. तभी आप देखते हो ना कि जो कोल्ड ड्रिंक्स फ्रीज़र में आप निकालते हो तो उसमें ज़्यादा फिज़ आता है. ज़्यादा फिज़ आने की वजह क्यों है? क्योंकि जब आपने टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दिया तो सॉलिबिलिटी बढ़ गई, ज़्यादा गैस डिज़ोल्व हो जाती है. तो उसकी बॉटल को आप ओपन करेंगे तो आपको ज़्यादा फिज़ मिलता है, और आपने ऐसी गर्म बॉटल निकालो तो उतनी फिज़ नहीं रहती है. दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में बॉटल के अंदर ही रहेगी, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी closed, but yes, it will not be inside the liquid. वो liquid के बाहर आ जाती है. But when you keep that bottle in the freezer or in the refrigerator, more amount of carbon dioxide get dissolved and it gives more fizz. So most of the dissolved gases, they become insoluble on increasing the temperature. तो जब भी आप वाटर को अगर आप बॉयल कर देते हो, तो अभी आपने पढ़ा ना, वाटर कंटेन डिजॉल्व एयर. So all the dissolved air in the form of oxygen, nitrogen, carbon dioxide, everything escapes out. फिर उसमें कोई भी dissolved gas नहीं रह जाती. On heating, the solubility decreases and all the gases escape out from the liquid. So that is the effect of temperature. It decreases the solubility of gas. तो अगर आपको कोई dissolved gas को water से separate करना है, तो सबसे आसान तरीका है, आप उस solution को heat कर दो, वो गैस अपने आप escape होके बाहर चली जाएगी. Next topic is about crystal and crystallization. What do you mean by crystal? And what is the difference between crystal and amorphous? Okay, so you have seen the salt
कॉमन सॉल्ट आपने सबने अपने घर पे देखा होगा, शुगर आपने अपने घर पे देखी होगी. सो हाउ विल यू फील व्हेन यू टेक सॉल्ट पार्टिकल्स बिटवीन योर फिंगर्स. अगर आप फिंगर्स के बीच में सॉल्ट पार्टिकल्स को ऐसे करके देखेंगे या शुगर को ऐसे करके देखेंगे, हाउ इट विल फील लाइक. वो दानेदार लगेगा ना, इट विल, you will feel that yes, they are having some crystals. So crystalline structure is nothing, it is a solid in which the particles मतलब molecules या atom जिससे वो मिलके बना है. So the particles, they are occupying a definite geometrical pattern. Then that solid is said to be a crystalline solid. जब उस solid के particles एक definite geometrical pattern में arrange होंगे, जैसे sugar के एक आप crystal को देखो, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्यूब. तो एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में है ना उसके मॉलिक्यूल्स, तभी तो उसका क्यूबिकल शेप है. सो क्यूबिकल है, हेक्सागन है, पेंटागन है, एंड सो दीज आर द shapes, geometrical shapes, and which are formed when the particles or the molecules, they occupy a definite geometrical pattern. Okay, so many salts and many substances you can find them in crystalline form. So crystalline form or the crystallization is the process of formation of crystals. Crystals बनते कैसे हैं? How crystals are formed? So crystallization is nothing, just the formation of crystals, and it is formed when a saturated solution of that solid is cooled. जब आप किसी भी उस सब्सटेंस के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करते हैं, देन द पार्टिकल्स come out occupying a definite geometrical pattern. Then the particles of the salt, they crystallize out, and that process is known as crystallization. Okay, so what is crystallization? Formation of crystals by cooling a saturated solution of any compound. तो जब आप उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब उसमें एक्सेसिव सॉल्यूट डिजॉल्व हो चुका है. और आपको मैंने बताया ना, जब आप सैचुरेट सॉल्यूशन को कूल करते हैं, कूलिंग मीन्स डिक्रीजिंग द सॉलिबिलिटी. तो जब आप ठंडा करोगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी. सॉलिबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से जो एक्सेसिव सॉल्ट डिजॉल्व हो गया था, इट विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द लिक्विड. और अब जब वो लिक्विड से बाहर आएगा, देन इट विल ऑक्यूपाई शेप ऑफ क्रिस्टल्स. वो क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर आएगा. सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ओके, एंड इन लेबोरेटरी ऑल्सो हाउ यू कैन प्रिपेयर क्रिस्टल्स. क्रिस्टल एक तो यही मेथड हो गया, बाय कूलिंग अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि अब पहले उसको हीट करके सैचुरेट करना ज़रूरी, सो दैट इट कैन डिजॉल्व एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और फिर उसको ठंडा करना है, ड्यू टू विच द सॉलिबिलिटी फर्दर डिक्रीज, एंड अगेन द इनसॉल्युबल सॉल्ट विल कम आउट गिविंग राइज और फॉर्मिंग द शेप ऑफ क्रिस्टल्स. एक और तरीका है बाय स्लोली एवापोरेटिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगर आप उसको कूल करने के बजाय उसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दो इन ऑर्डर टू एवापोरेट, तो एवापोरेशन से क्या होगा, सॉल्वेंट विल कीप ऑन एवापोरेटिंग एंड दैट सॉल्यूट अगेन विल क्रिस्टलाइज आउट. अब सॉल्वेंट कम रह जाएगा, जिसकी वजह से सॉल्यूट को डिजॉल्व होने के लिए कोई मीडियम नहीं मिलेगा, एंड इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल. Another method is by cooling a fused mass. Fused mass मतलब molten mass जो है, जब आप उसको cool करोगे, then also it will form crystal. And by sublimation. Sublimation is a process when a solid directly change into vapors, and vapors again condense back to form the solid. तो जब vapors condense होके solid बनाते हैं, then also they give rise to perfect crystalline structure of that compound. Now coming to another topic, हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस सब्सटेंसेस. जब हमने क्रिस्टल्स पढ़े हैं, तो अभी हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को भी समझेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास दो कैटेगरी ऑफ कंपाउंड आते हैं, हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस. हाइड्रेटेड एज द नेम इंडिकेट, हाइड्रा वर्ड लगाना मीन्स समथिंग रिलेटेड टू वाटर. सो एनी सब्सटेंस विच कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स एडेड विद इट. ज़्यादातर सब्सटेंस जो हाइड्रेटेड फॉर्म शो करते हैं, दे आर सॉल्ट्स. सो सॉल्ट्स, आप ये भी कह सकते हो, सॉल्ट्स विच कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स with them, or salts which have water molecules associated, such salts are called hydrated salts. वो हर कंपाउंड, वो हर सॉल्ट जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी जुड़े हुए हैं, एंड दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रिस्टाइन स्ट्रक्चर. वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो उस क्रिस्टल में वाटर के मॉलिक्यूल्स ने भी वो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न ऑक्यूपाई कर रखा है. सो दे आर
the integral part of that crystal, so such substance are called hydrated substance. जैसे कि ये एक सॉल्ट है, इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स. अगर आपके सामने वर्ड वॉशिंग सोडा क्रिस्टल लिख के आता है तो इसका मतलब वो एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है. तो हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हैं ना, तो 10 के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डेका. सो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट. अब ये जो डॉट है ना, इट शोज दैट दीज 10 वाटर मॉलिक्यूल्स दे आर लूजली हेल्ड विथ सोडियम कार्बोनेट, and these water molecules are also occupying the definite geometrical pattern and giving rise to a crystalline structure. In the same way, copper sulfate pentahydrate, it is also a hydrated salt because it contain water molecules. अब hydrated तो simple हो गया, substance which have water molecules are hydrated. And what about anhydrous? Substance which do not have water molecules, they are called anhydrous. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनहाइड्रस सब्सटेंस क्रिस्टलाइन नहीं हो सकते. रिमेंबर दिस थिंग, वाटर से ही क्रिस्टलाइज या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं बनता. येस, बट इफ दैट कंपाउंड इज क्रिस्टलाइन देन वाटर मॉलिक्यूल्स विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दैट क्रिस्टल. लेकिन हम ऐसे भी बहुत सारे सब्सटेंस देखते हैं विच डू नॉट हैव वाटर बट दे आर क्रिस्टलाइन. जैसे कि कॉमन सॉल्ट है हमारा, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं है, इट डू नॉट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स बट स्टिल इट इज़ क्रिस्टलाइन. पोटेशियम क्लोराइड, दीज आर द क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज बट दे आर एनहाइड्रस. एनहाइड्रस का मतलब विच डू नॉट कंटेन वाटर. Then what is water of crystallization? The water molecules which are added to some substance during the process of crystallization. Crystallization का process क्या था? Cooling a hot saturated solution, ये होता है crystallization. तो जब crystallization हो रहा होता है, जब आप उस saturated solution को ठंडा करने के लिए रखते हैं, so during that time some substance they crystallize out with some fixed number of water molecules. तो जब वो crystallize होके आ रहे होते हैं बाहर solution से, उस दौरान वो अपने साथ कुछ fixed number of water molecules add करके ले आते हैं. So those fixed number of water molecules which are associated with some compound during the process of crystallization, they are called water of crystallization. हमेशा याद रखना, they are the fixed amount of, जैसे कि कॉपर सल्फेट जब भी ऐड होगा it will always add with 5 water molecules. इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट will definitely add 10 water molecules during crystallization. Okay, so that was water of crystallization. And yes, water of crystallization, these molecules are loosely held. ये कोई chemical bond से, chemical bonding से नहीं जुड़े हैं. They are loosely held, so they can be lost when you heat that solution up to 100 डिग्री सेल्सियस और above 100 डिग्री सेल्सियस. जब भी आप इन सब्सटेंस को हीट कर दोगे, then all the water molecules will be lost and that substance will change into anhydrous substance. जैसे अगर आप इसी सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दोगे, then it will lose all the water molecules and it will become anhydrous. लेकिन एनहाइड्रस होने के साथ साथ इसमें एक और चेंज आएगा, इट विल बिकम एमॉर्फस ऑल्सो. एमॉर्फस का क्या मतलब होता है? लाइक पाउडर, पाउडरी हो जाएगा ये. ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ऑल्सो ऑक्यूपाइंग द डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न. ये भी उस ज्योमेट्रिकल पैटर्न का हिस्सा होते हैं. अब ये चूँकि बीच से एवापोरेट होके निकल गए, नाउ नो मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैन एग्जिस्ट बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स हैव लेफ्ट द गैप. इन्होंने वो गैप छोड़ दिया तो वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पूरी तरह से बेकार हो जाता है. इट गेट स्पॉइल्ड एंड दैट सब्सटेंस बिकम पाउडरी और एमॉर्फस. एमॉर्फस यानी पाउडर जैसा हो जाएगा. ओके, सो that is about water of crystallization. And how can we determine the water of crystallization? Water of crystallization, very easy method. First you have to calculate the total mass of water. जैसे कि अगर हमको कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज अगर हमको निकालना है, then what will be the formula or method? Total mass of water, you know, mass of one molecule of water is 18. 2 plus 16, 18. There are 5 molecules, so 5 into 18 हो जाएगा. Upon total mass of the crystal,
into 100. So mass of water upon mass of crystals into 100 will be the formula for determination of the water of crystallization. Okay, now we can discuss some activities which are given in your book. How you can prove that copper sulfate pentahydrate crystals, which are also known as blue vitriol, they contain water of crystallization. आप इस बात को किसी एक्टिविटी से प्रूव कैसे कर सकते हैं? वेरी सिंपल इट इज़, जस्ट टेक द क्रिस्टल्स ऑफ blue vitriol in a test tube and start heating it at the bottom. इसको बॉटम से हीट करना स्टार्ट करो and put the test tube in the tilted position. Why? Just to keep this part heated and the remaining part should be cooled as compared to the bottom area. सिर्फ इधर ही हीटिंग देनी है ताकि आगे का हिस्सा जो है वो ठंडा हो. So whenever you start heating copper sulfate crystal, as it contain water molecule, और मैंने बताया ना हीट करने पे water molecules evaporate होने लगते हैं. So on heating, water molecules will leave this crystal and they will get evaporated. And on coming near to the mouth of the test tube, this part is comparatively cooler, so they will condense here and form the drops of water. So after 2-3 minutes you can see some drops of a liquid get deposited near the mouth of the test tube. अब हमको ये टेस्ट करना है कि ये लिक्विड के जो ड्रॉप है ये वाटर है. सो वाटर कैन बी टेस्टेड बाय 2 मेथड. वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इट टर्न्स एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू. जो हमने कॉपर सल्फेट लिया था वो ब्लू कलर का है बिकॉज ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. और जब इसी वाटर पे आप दोबारा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ऐड करोगे CuSO4 ओनली, तो वो अगेन इट विल टर्न ब्लू इन कलर ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर. तो ये जो लिक्विड निकले हैं, ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड हैं, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट दिस ड्रॉप्स आर ऑफ वाटर, दीज ड्रॉप्स कैन बी एडेड ओवर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस जो कि वाइट कलर का होता है, ये ब्लू था क्योंकि ये हाइड्रेटेड था. कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इट इज़ ब्लू इन कलर. लेकिन अब हम कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस लेंगे जो कि वाइट कलर का है, और उसमें अगर ये ड्रॉप्स डालने पर ये ब्लू हो जाता है. इट प्रूव्स दैट दीज ड्रॉप्स आर ऑफ वाटर. तो हमने इसको जब कॉपर सल्फेट में डाल के देखा, अगेन इट टर्न्स ब्लू. तो अब ये प्रूफ हो गया कि ये ड्रॉप्स वाटर की हैं. तो जब ये प्रूफ हो गया कि ये ड्रॉप्स वाटर की हैं, तो इससे ये भी पता चलेगा कि ये वाटर ड्रॉप्स कहाँ से आई. ऑफ कोर्स दीज वाटर ड्रॉप्स आर कमिंग बाय दी हीटिंग ऑफ दी क्रिस्टल्स. तो ये क्रिस्टल से आई हैं, इसका मतलब दैट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स दैट दे कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. नाउ मैनी एनहाइड्रस सब्सटेंसेज आर देयर. अब ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है. कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ऑन हीटिंग गिव्स कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव. तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन आएगा? हाइड्रेटेड सॉल्ट और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट विच इज़ ब्लू इन कलर. व्हाट विल यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करोगे ऑन हीटिंग हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट विच इज़ ब्लू इन कलर ऑन हीटिंग चेंज टू एनहाइड्रस वाइट कॉपर सल्फेट. एनहाइड्रस होने के साथ साथ उसका कलर भी बदल जाएगा एंड इट विल टर्न वाइट. ओके, और एमॉर्फस भी हो जाएगा. देखो पाउडर लिखा हुआ है ना, पाउडर मतलब एमॉर्फस, नॉट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म. सो हेयर मैनी compounds having water of crystallization are given with their common name as well as chemical name and the formula. I request everyone to learn because sometimes you may get a fill up of writing the formula और फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ग्रीन विट्रॉल. सिर्फ ग्रीन विट्रॉल दे दिया. देन यू मस्ट नो व्हाट इज ग्रीन विट्रॉल, व्हाट इज इट्स फॉर्मूला. ग्रीन विट्रॉल इज फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट. 7 रिप्रेजेंट हेप्टा. सो यू मस्ट नो द फॉर्मूला एज वेल एज कॉमन नेम एंड केमिकल नेम. तो ये टेबल सबको लर्न करनी पड़ेगी. नाउ कमिंग टू सम मोर detailed study of anhydrous substances. Anhydrous substance, how they can be prepared. पहली बात, anhydrous substance क्या है? Anhydrous substance are the substance which do not contain water of crystallization. Okay, and how they are formed? They can be formed by heating the hydrated substance. Okay, hydrated substance को अगर आप heat कर दोगे तो वो एनहाइड्रस बन जाता है. एक और एजेंट भी आप यूज़ कर सकते हो जो हाइड्रेटेड सब्सटेंस को एनहाइड्रस कर सकता है. दैट इज़ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. सो इफ यू ऐड
few drops of concentrated, not dilute, concentrated sulfuric acid to this blue vitriol, as sulfuric acid is a dehydrating agent. Dehydrating का मतलब होता है the agent which has a capacity to remove water chemically from the compound. उस compound से chemically water molecule को remove कर देना. तो सल्फ्यूरिक एसिड को आप किसी भी सब्सटेंस में डालो, अगर उसमें वाटर मौजूद है तो ये पूरा निकाल देती है वाटर. तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट विल चेंज टू कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट वाइट हो जाएगा और इसमें से 5 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे. सो ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ एन हाइड्रेटेड सॉल्ट कैन बी लॉस्ट. वन मेथड बाय हीटिंग, अनदर मेथड बाय एडिंग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. तो 2 तरीके हैं इस हाइड्रेटेड को एनहाइड्रस में कन्वर्ट करने के लिए. एक तो आप हीट कर दो, उसको एवापोरेट भी कर सकते हैं, वो स्लो प्रोसेस होगा, और यू कैन ऐड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. सो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एनहाइड्रस सब्सटेंस आर गिवन. सोडियम क्लोराइड भी एनहाइड्रस है. देन गैसियस हाइड्रोजन क्लोराइड इज ऑल्सो एनहाइड्रस. And how you can convert hydrated salt into anhydrous substance? पहली बार डायरेक्ट हीटिंग है, और हीटिंग इन ड्राई एंड हॉट एयर, बिकॉज ड्राइनेस जितनी होगी, एक्चुअली इस प्रोसेस में हम क्या करें, वी आर रिमूविंग वाटर एंड दैट वाटर विच इज़ रिमूव्ड इज एडेड टू एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर जितना ड्राई होगा उतना ही फास्ट वो वाटर को एवापोरेशन में हेल्प करेगा. So heating under vacuum and by using dehydrating or desiccating agent. Dehydrating or desiccating agents are the agents which show the capacity of removing water from a compound. So a concentrated sulfuric acid is one of such agent which is a dehydrating agent. Okay. तो ज़रूरी नहीं है, ये बात यहाँ पे भी दी हुई है कि क्रिस्टलाइन अगर सब्सटेंस है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस शुड कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. बट येस, मोस्ट ऑफ द हाइड्रेटेड सब्सटेंसेज आर क्रिस्टलाइन. लेकिन एनहाइड्रस भी क्रिस्टलाइन हो सकते हैं, जैसे कि आपने देखा ना, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड. ओके, नाउ वन एक्टिविटी इज़ देयर टू स्टडी दी एक्शन ऑफ हीट ऑन क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट. हमको अगर ये क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू शो दैट सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स दे डू नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और पोटेशियम नाइट्रेट डू नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं. वी हेयर ऑल्सो वी हैव टू हीट द क्रिस्टल्स. अब जब आप इनके क्रिस्टल्स को हीट करोगे तो क्या होगा, यू विल लिसन अ क्रैकलिंग साउंड. अब ये क्रैकलिंग साउंड क्यों आई है? इट इज़ नॉट ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वाटर. वाटर तो उसमें है ही नहीं. द क्रैकलिंग साउंड इज सीन जस्ट ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ लार्ज क्रिस्टल इनटू स्मॉल. जो उसके बड़े क्रिस्टल्स हैं वो टूटने लगते हैं, डिकम्पोज होकर टूटने लगते हैं इनटू स्मॉलर वन. लेकिन इसके अलावा और उसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है. एंड फर्स्ट दे विल गेट हीटेड एंड फाइनली दे विल मेल्ट. ज़्यादा हीट करोगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे, बट देर विल बी नो इवोल्यूशन. और हीटिंग अगर आप करते रहोगे तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा. यू नो व्हाट इज डिकम्पोजिशन? ब्रेकिंग ऑफ अ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन. सो पोटेशियम नाइट्रेट क्रिस्टल्स विल ब्रेक टू गिव पोटेशियम नाइट्रेट एंड इवॉल्व ऑक्सीजन. मैंने बताया था ना, नाइट्रेट्स में सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट दे कैन बी डिकम्पोज हार्डली इनटू देयर रिस्पेक्टिव नाइट्राइट्स एंड रिमूव ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो आप उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर अगर एक बर्निंग स्प्लिंटर लेके आओगे, इट विल रीग्लो और तेज़ी से जलने लगेगा ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन. ओके, so next property, 3 properties are left: efflorescence, deliquescence, drying and dehydrating, that we will discuss in the last video.